जिस घर में बेटियों की चलती है वो घर नहीं बसते। रचना एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसने बीकॉम तक पढ़ाई की थी। उसके परिवार में उसके माता पिता, बड़े भाई मनोज, जिनकी शादी हो चुकी थी, अब रचना के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। कुछ लड़के रचना को और उसके परिवार वालों को पसंद नहीं आ रहे थे, तो कुछ ने रचना को रिजेक्ट कर दिया था। देखते देखते साल भर गुजर गया। आखिरकार मिस्टर पटेल के बेटे राघव से मिलने के बाद मनोहर जी की तलाश पूरी हुई, क्योंकि लड़का लाखों में एक था। गुणवत्ता और समझदारी में तो कोई मुकाबला ही नहीं था। पढ़ा लिखा तो था ही साथ हर काम में दक्ष और निपुण। रचना के पिता का मानना था कि भगवान तकदीर से छीन सकते हैं, लेकिन हाथ का हुनर और विद्या नहीं। अगर बुरा वक्त भी आ जाए तो हमारी बेटी को खाने और पहनने की कभी तकलीफ नहीं होगी। लड़के वालों को भी रचना एक नज़र में ही पसंद आ गई। दोनों परिवारों ने बातचीत करके पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर बात आगे बढ़ाने का तय किया। तब तक लड़की के पिता मनोहर जी और भाई मनोज ने लड़के की छानबीन भी कर ली। छानबीन में सब कुछ ठीक ही था। लड़के को किसी प्रकार की नशे की कोई लत नहीं थी। बस एक ही समस्या थी कि घर में लड़की की शादीशुदा बहन की चलती थी। ये बात आस पड़ोस से पूछने के बाद मालूम हुई, क्योंकि लड़के की मां नहीं थी। इसीलिए घर के कोई भी अहम डिसीजन रमेश जी अपनी बेटी से पूछकर ही लेते थे। पर यह बात लड़की वालों को इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं लगी। पूरी तसल्ली के बाद उन्होंने पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर लड़के वालों को फोन कर दिया और दोनों की सगाई कर दी। ठीक 1 महीने बाद शादी थी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट गई। लड़की के पिता और भाई ने उसके दहेज में कोई कमी नहीं रखी। फ्रिज, टीवी, पलंग, अलमारी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर किया। लड़के वालों ने भी अपनी होने वाली बहू के लिए उसके मनपसंद गहने और कपड़े लिए। शादी में खूब धूम धड़ाका हुआ, क्योंकि लड़के वाले और लड़की वालों के खानदान में फिलहाल ये आखिरी शादी थी। लड़की के पिता ने जो भी दहेज का सामान दिया उस दिन तो लड़के वालों ने रख लिया, लेकिन दूसरे दिन ही लड़के की बहन ने कहा कि वॉशिंग मशीन आई है वो ठीक है, लेकिन कपड़े तुम्हें हाथ से ही धोने पड़ेंगे। अभी रश्मि के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसकी ननद ने यह फरमान जारी कर दिया। ससुर जी ने भी अपनी बेटी की बात का समर्थन किया। कितने सपने, कितने अरमान लेकर रचना अपने ससुराल आई थी, पर पहले दिन ही उसके अरमान टूट गए। वह मन ही मन सोचने लगी कि अभी तो ससुराल में कदम रखा ही नहीं कि दीदी की दखल अंदाजी शुरू भी हो गई। इसी तरह चला तो मैं कैसे अपना जीवन निर्वाह करूंगी। आज रचना की ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी, तो उसने अपने ससुर जी से पूछा, पापा जी मीठी में क्या बनाऊं, क्योंकि उसकी सास तो थी ही नहीं। तब भी ननद तपाक से बोली, तुम दाल का हलवा बना लो। रचना को गुस्सा तो इतनी जोर से आया, लेकिन फिर भी वह खून का घूंट पीकर चुपचाप चली गई और दाल का हलवा बनाने लगी। सबने हलवा खाया और उसकी बहुत तारीफ की। ससुर जी ने नेग में क्या दूं यह भी अपनी बेटी से पूछा, तो बेटी ने कहा कि 2 सिक्के दे दीजिए, अब तो काटो तो खून नहीं। रश्मि को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था कि हर छोटी से छोटी चीज में ननद से क्यों पूछना, मालकिन है क्या वो हमारे घर की। अब तो यह रोज का ही हो गया। दीपा, रचना की ननद, महीने में 15 दिन अपने पति और बच्चों को छोड़कर यही पड़ी रहती। हर बात में रोकना टोकना बढ़ते ही जा रहा था। सारा दिन हाथ धोकर रचना के पीछे पड़ी रहती। एक भी काम में हाथ बटाना तो दूर, बस उपदेशों की गाथा हमेशा चालू रहती। ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो, पापा जी के सामने घूंघट करके जाया करो। इतना ही नहीं, शादी के 1 हफ्ते बाद ही सारे गहने लेकर अलमारी में रख दिए। एक गहना भी रचना के पास नहीं छोड़ा। रचना को बुरा तो बहुत लग रहा था, फिर भी वह चुपचाप ही थी। नई नवेली दुल्हन के कानों में और गले में कुछ तो होना ही चाहिए। रचना के पिता ने भी सोने की फुल सेट डाली थी और उसके ससुराल वालों की तरफ से भी उसे 1.5 सेट मिली थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह कोई काम वाली बाई हो। धीरे धीरे रचना की ननद की दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे रचना का अपनी पसंद का बनाकर खाना या बाहर से मंगवा कर खाना भी पसंद नहीं आ रहा था। जब वह कुछ बाहर से मंगवाती या घर में बनाती
तो कहती जो सब खाएंगे वही तुम भी खाओगी। और जब रचना कहती कि दीदी क्या मैं खाना भी अपनी पसंद का नहीं खा सकती, तो कहती कि रचना ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम फास्ट फूड खाओगी तो मोटी हो जाओगी। रचना का जीना मुश्किल हो गया था। बस सारा दिन नौकरानी की तरह काम करो और घर में पड़े रहो, न अपने मन का खा सको और न अपने मन का पहन सको। कहीं आस पड़ोस में किसी से बात नहीं करने देती। रिश्तेदारों का फोन आता तो टाल मटोल कर बात नहीं करवाती। हर समय सास बनकर रचना पर अपनी हुकूमत चलाती रहती। अभी शादी को 2 महीने ही हुए थे, पर रचना इस तरह मुरझा चुकी थी मानो शादी को 5-6 साल हो गए हों। रचना अब पूरी तरह से उंधिया चुकी थी। उसका जीना पूरी तरह से मुश्किल हो चुका था। उसने राघव से कहा कि मैंने पिताजी को फोन कर दिया है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। दीदी की ज्यादतियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। पापा जी भी उन्हें कुछ नहीं कहते, मुझ पर जुल्म ढाती रहती है। हर समय ना मुझे चैन से कुछ खाने देती है और ना ही पहनने देती है। आते ही मेरे सारे गहने रख लिए। कोई नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा भला कौन करता है। मुझे किसी से बात नहीं करने देती। हर वक्त चाहती है कि मैं घर में 4 दीवारी में बंद रहूं। राघव ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी देखा है। दीदी को बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं बस चुप इसलिए था क्योंकि मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ। आज अगर मैं उन्हें बुढ़ापे में अकेले छोड़कर जाऊंगा तो दुनिया मुझे भी बुरा भला कहेगी और उन्हें भी। लेकिन अब बहुत हो गया। मेरा आखिर तुम्हारे प्रति भी तो कोई फर्ज है। तुम अकेली इस घर में नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम चलो मेरे साथ। आज पापा से बात कर ही लेता हूँ। पापा, अब बहुत हो गया। आप अपने आंखों पर कब तक पट्टियाँ चढ़ा कर रखेंगे? आपको सही या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने दिनों से क्या हो रहा है घर में? अब आप ये सोचकर बता दें कि आपको बुढ़ापे में अपने बेटे बहू के साथ रहना है या बेटी की बात सुनकर बसे बसाए घर को उजाड़ना है। तो रमेश जी ने कहा, ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पूछिए। दीदी ने मेरी पत्नी की क्या हालत कर दी है। अरे इतना बुरा व्यवहार तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता है जो वह मेरी पत्नी के साथ कर रही है। आते ही इसके सारे गहने जब्त कर लिए। मेरी पत्नी को देखकर ऐसा लगता है कि कोई काम वाली नौकरानी हो। न मन का खाने देती है और ना ही पहनने देती है और ना ही किसी से बात करने देती है। अरे उनको तो ये सोचना चाहिए कि नई नवेली दुल्हन सजी संवरी अच्छी लगती है। अगर उनके ससुराल में उनकी ननद भी उनके साथ ऐसा ही करती तो यह सब सुनकर दीपा बोली, मुझे क्या पड़ी है, वह तो घर में माँ नहीं है। इसके लिए पापा ने ही मुझे सब जिम्मेदारी दी है, इसीलिए मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। आप इसे जिम्मेदारी निभाना कहती हैं? आप तो जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी, आप तो जुल्म कर रही थी। खैर छोड़िए पापा, दीदी से ज्यादा बकवास करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक दीदी की दखल अंदाजी यहाँ चलेगी हमारा रहना मुश्किल है। आप मेरी पत्नी के गहने दे दीजिए और सोच कर बता दीजिए। मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे या नहीं। इतने में रचना के पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस घर में बेटियों की चलती है वो घर कभी नहीं बसते। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर कि आप गलत कर रहे हैं या सही। समधी जी, आप यहाँ अचानक नहीं, मेरी बेटी ने मुझे बुलाया है। मैं तो बहुत पहले ही आना चाहता था, पर मेरी बेटी ने मुझे रोक दिया क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि वो जब तक पानी सर से ऊपर ना हो जाए बर्दाश्त करते हैं। आप लोगों ने मेरी बेटी की क्या हालत कर दी है सिर्फ 2 महीने में। अरे हमारे घर में भी बहू है, लेकिन हमारे भगवान भी जानते हैं हमने हमेशा उसे अपनी बेटी ही माना है। आपने तो बहू को बेटी समझना तो दूर, उसे बहू भी नहीं समझा, उसे नौकरानी बनाकर रख दिया। मुझे तो शर्म आती है समधी जी आपकी सोच पर। खैर छोड़िए, आपसे कुछ आशा करना ही बेकार है। रचना बेटा, चल जल्दी से अपनी पैकिंग कर ले, मैं तेरा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तब राघव ने कहा, पापा आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे
तो मनोहर जी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारी बेटी को इतना अच्छा पति मिला है जो उसके सुख दुख में उसके साथ है। तो पापा जी बस 10 मिनट का वक्त दीजिए, सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं बेटा भी आपके साथ चलेगा। ठीक है बेटा, राघव अपने पिता से, पापा मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप दीदी को घर का प्रधान बनाकर घर को तोड़ेंगे या अपने बेटे बहू के साथ रहेंगे? तो रमेश जी ने कहा कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मेरी पत्नी के गहने दे दीजिए। तो रमेश जी ने अपनी बेटी से कहा कि बहू जो अपने मायके से लाई थी वो रुपेश को दे दो। तो राघव ने कहा कि सिर्फ मायके वाले ही क्यों, ससुराल वाले क्यों नहीं? तो रमेश जी ने कहा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, कहा ना नहीं मिलेंगे। तो राघव ने कहा, ओ ये आग भी दीदी की लगाई हुई होगी। खैर छोड़िए, जब भी आपको लगे कि आपने गलत किया अपने बेटे बहू के साथ और आपको प्रायश्चित करना हो तो हमारे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खोले हैं। चलता हूँ। दोस्तों, ये कहानी नहीं हकीकत है। अक्सर बहुत से घरों में ऐसा होता है जहाँ बेटियों की चलती है, जिसके कारण घर टूट जाते हैं। माता पिता को हमेशा ये सोचना चाहिए कि काम हमारे बेटे बहू ही आएंगे, इसीलिए उनके साथ संबंध प्रेम पूर्वक बनाए रखें, ना कि बेटी के बहकावे में आकर बिना किसी कारण बेटे बहू के साथ ज्यादती करना चाहिए।